ज़ाहिर है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आपकी जमात रही, आप क्या वजह है टिकट आपको वहाँ से नहीं मिल सका? आपने कहा कि सरदार अतीक साहब बमुकाबला सरदार कमर ज़मान जो हैं वो काम कराने का हुनर जानते हैं। सरदार अतीक साहब के बारे में आपने खामोशी बरकरार रखी। क्या टीम ठीक नहीं मिली, वजह क्या है? फिर वहाँ से वोट लेना है, लोगों को इंगेज रखना है, क्यों नहीं काम करा रहे? कुछ खुद बुर्द के इल्ज़ामात भी हैं। वैसे काम आपने क्या करवाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टेट व्यूज़ से मैं हूँ फैसल अली। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी है। 27 नवंबर इंतखाबात का दिन है। बल्दियाती उम्मीदवारों की सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर हैं। हमारे प्लेटफार्म से आप इससे पहले मुख्तलिफ बल्दियाती उम्मीदवारों का पॉइंट ऑफ व्यू सुन चुके हैं। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, जनाब अदनान अब्बासी, सीनियर सहाफ़ी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हाउसिंग सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं और इसके अलावा साबिक ऑर्गेनाइज़र भी रह चुके हैं और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम, यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में सहाफ़ियों की एक एक्टिव सरकर्दा तंजीम। अदनान अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। यकीनी तौर पर इस वक्त आप अपनी यूनियन कौंसिल में, अपनी वार्ड में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबसे अहम चीज़ के बल्दियाती उम्मीदवार तो इस वक्त बेशबहा सामने आ रहे हैं। आप अपना तारुफ करा दें सबसे पहले, जो आपको वोट दे रहे हैं लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको सहाफ़ी के तौर पर जानते हैं। आप तारुफ क्या करवाएंगे अपना? बहुत शुक्रिया फैसल कि आपने आज मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। सबसे पहले तो आपने तारुफ पूछा है, तो मेरे ख्याल में जो हमारी वार्ड है, वार्ड के अंदर तो गाँव में आपको पता है कि हर आदमी दूसरे आदमी को वैसे भी जानता है। तो मेरा प्रोफेशन जो है वो बेसिकली जर्नलिज़म है। मैंने अपना एमएससी की है मैस कम्युनिकेशन में, उसके बाद जो है एज अ प्रोफेशन जो है मैंने जर्नलिज़म को ज्वाइन किया और यहाँ पे मैं पहले केजीएफ में भी एक्टिव एक मेंबर के तौर पे काम किया। फिर बाद मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हाउसिंग सोसाइटी में चला गया। इस वक्त वहाँ पे मैं एक उसकी जो बॉडी है इलेक्टेड, उसमें बतौर एग्जीक्यूटिव मेंबर काम कर रहा हूँ। जहाँ तक ताल्लुक़ है गांव की सियासत का कि मैं अपना तारुफ आपको कराऊँ, तो गांव में मैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरी पैदाइश जो है वो चमेटी में है, मैंने इब्तिदाई जो तालीम है वो भी वहाँ पे अपने गांव के हाई स्कूल से हासिल की। उसके बाद फिर मैं आगे एफएससी में यहाँ पे इस्लामाबाद पिंडी आ गया। तो गांव के साथ जो है बचपन से मोहब्बत भी है, एक वालियाना जो है, क्योंकि जिस जगह आपकी पैदाइश हो तो उस जगह से तो वैसे भी बंदे को बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। तो मुझे अपने गाँव के साथ एक लगाव मेरा बहुत ज़्यादा था और पिछले इस्लामाबाद रहने के बावजूद भी जो है गाँव में मैं काफ़ी फ़ाल हूँ और लोगों के जो भी हेल्प हो सकती है, जो भी खिदमत हो सकती है, तो वो मैं पिछले 10-15 साल से मुसलसल कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले इसको भी करियान करेंगे कि कौन सी आपकी यूनियन कौंसिल है, वार्ड कौन सी है, वहाँ इस वक्त आप कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि आपके मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवार हैं वो तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से टिकट होल्डर हैं और ज़ाहिर है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आपकी जमात रही, आप उसके लिए बड़े एक्टिवली सरगर्म रहे हैं। क्या वजह है टिकट आपको वहाँ से नहीं मिल सका? अप्लाई किया था, ये बता दें ज़रा, क्या मामला हुआ? मेरी जो है यूनियन काउंसिल चमेटी है और जो हमारी वार्ड है वो पहल फुलवाड़ी के नाम से है। तो इस वक्त हमारी वार्ड में 1100 जो है वो वोटर हैं और इस वक्त जो मुकाबला है, हमारे 5 उम्मीदवार हैं वहाँ से। तो मुकाबला मेरे ख्याल में आप कह सकते हैं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ही साथ होगा, क्योंकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने वहाँ पे जो टिकट दिया है, खालिद महमूद साहब हैं, तो उनको टिकट मिला है। जहाँ तक मेरा टिकट लेने का आपने सवाल किया है, टिकट के लिए मैं कोई ज़्यादा विलिंग नहीं था, गो के मैंने इसके लिए अप्लाई किया, लेकिन उसमें बहुत सारी जो है ग्राउंड रियलिटीज़ थी, कोई मामला थे, मसाइल थे, क्योंकि जो बल्दियाती इलेक्शन है इसमें पार्टी का जो मैं समझता हूँ इतना बड़ा जो है वो रोल नहीं होता। जो भी कैंडिडेट हैं इसकी लोकल जो है वो उसकी कितनी वर्थ है वो बड़ा मैटर करती है। तो लोग इसमें पार्टी के ऊपर आपको वोट नहीं देते, बल्कि कैंडिडेट को देख के जो है वो वोट देते हैं। तो इसलिए मेरा बतौर पार्टी इलेक्शन में जाने का मैं इसमें कोई ज़्यादा विलिंग नहीं था। अच्छा, आम इंतखाबात में ये देखा हमने और ये इतला भी हमारे पास कि आपका ख़ानदान बड़ा एक्टिवली मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की कैंपेन भी करता है, बहुत एक्टिवली आप पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन क्या आप सही बंदे नहीं थे इन इंतखाबात के लिए? ये ठीक है कि गैर जमाती इसमें एक सिलसिला होता है, लेकिन क्या एक मुख्तलिफ तासर ना होता? क्योंकि उस हल्के में तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का एक तोती बोलता, आप जिसको कह सकते हैं, कसर और सूख भी है। कितना इम्पैक्ट होगा इसका? मेरे ख्याल में इस वक्त जो हमारा हल्का है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के पास ये आखिरी सीट है जिसमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक साहब इस वक्त वहाँ से एमएलए हैं। तो हमारे एरिया में इस वक्त आप कह सकते हैं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को टिकट जिसको भी मिलेगा उसको आज तो मिलता है, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का वोट बैंक है। तो मेरे ख्याल में आपके जब मुखालफ
जो है मुखालिफ उम्मीदवार या जो आपके मुखालिफ लोग हैं वो ज़्यादा हों, फिर आप वहाँ में मुकाबला करें, फिर आप जीत के ऊपर आएँ, तो मेरे ख्याल में उस जीत का एक अपना ही मज़ा होता है। तो मैं इसलिए अपनी जो है किस्मत आजमाई के लिए, जो मेरी इससे पहले मैं तो इस वक्त जा रहा हूँ इलेक्शन में अपनी कारकर्दगी के बेस पे, बाकी लोग तो इस वक्त वो अपना मंशूर लेके आ रहे हैं चीज़ें कि हम क्या क्या करेंगे, तो मैं इलेक्शन में जा रहा हूँ अपनी कारकर्दगी की। अच्छा, ये हमने भी सुना कि आपने अपनी वार्ड में तरक्याती काम करवाए, फिर कुछ खुद बुर्द के इल्ज़ामात भी हैं, वैसे काम आपने क्या करवाए? काम मैंने ये कराया कि मैंने बतौर जर्नलिस्ट 2010-11 में मैंने ये जर्नलिज्म को ज्वाइन किया, तो मैंने कश्मीर कौंसिल से स्कीम ली अपने हल्के के लिए। उस वक्त कैसे मजीद साहब होते थे जॉइंट सेक्रेटरी, तो 1 किलोमीटर की रोड थी, 4.8 मिलियन का प्रोजेक्ट था, वो मैंने अपने गांव में जाके इस पैसे को लगाया, वहाँ पे पूरा 1 किलोमीटर रोड बनाई। तो मैं भी क्योंकि इस फील्ड में नया था, मुझे ठेकेदारी के काम का नहीं पता था, मैं बड़े जोश जज्बे के साथ पूरी ईमानदारी के साथ काम किया, मैंने जाके प्रोजेक्ट किया। जब सारा प्रोजेक्ट तकरीबन जो है 70% मैं कर चुका, तो हमारे जो फंड थे वो पूरी स्कीम ही ड्रॉप हो गई। अच्छा। वो फिर पहले मंजूर भट्टू साहब थे फेडरल मिनिस्टर, फिर उनसे चलता हुआ ये मामला बर्जीस ताहिर साहब तक पहुंचा, 2 गवर्नमेंट ने मैंने भुगताई, और उसके बाद किस तरह पैसे रिलीज़ हुए वो भी टोटल जो है वो 3 मिलियन 30 लाख रुपया रिलीज़ हुआ, जबकि ये जो स्कीम थी 4.8 की। लेकिन मेरा जो टारगेट था वो मैंने अचीव किया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे लोग एक पसमानदा एरिया था, रोड नहीं थी, और ये रोड जो है याद खान के दौर में बनी थी, आज तक वो कच्ची रोड थी। तो मेरा जो टारगेट था कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, लोगों को सहूलत फराहम की जाए, तो जो मेरा टारगेट था वो मैंने अचीव कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें जो मामलात हुए, मसाइल हुए, जो लोगों ने तनकीद की, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, लेकिन यह है कि जो मेरा टारगेट था वो अचीव हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के सामने मैं सरमसजूद हूँ कि मैंने लोगों के लिए ये काम किया। और फिर यहाँ तक कि काम नहीं रुका, हालांकि इसमें काफ़ी मुझे तनकीद का भी सामना करना पड़ा, लेकिन फिर जब कोरोना का सीज़न आया तो मैं गाँव में था, फिर हमने एक नए जज्बे के तहत दोबारा अपनी मदद आपके तहत काम शुरू किया, और हमने 3000 फुट से ज़्यादा जो है वो ट्रैक बनाया। तो वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो रोड का एक पुराना मसला था, अभी भी रोड में ज़ाहिर है उसको बने हुए भी 12-13 साल हो गए, 2011 का ये प्रोजेक्ट था, तो वह फिर टूट फूट का शिकार है। लेकिन मैं इस कारकर्दगी की बेस पे इस वक्त ग्राउंड में हूँ कि मैंने डिलीवर किया ना। उस वक्त इसने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने इसमें सपोर्ट किया, ना कोई प्राइम मिनिस्टर, ना प्रेसिडेंट। ये मेरी अपनी एफर्ट थी कि मैं कश्मीर कौंसिल से एक प्रोजेक्ट उठा के लेके गया और अपने इलाके के लोगों को ये सहूलत फराहम की। अच्छा, बड़ा महदूद सेटअप होता है ये, और उसमें ज़ाहिर है कि हर बंदा दूसरे को जानता है। जो आपने वहाँ तरक्याती काम कराया और बकौल आपकी कि उसमें डिले भी हुआ, तो ज़ाहिर है उसमें एक तासर बन जाता है अवाम में कि जी स्कीम आई, पैसे खा गया, बहुत से दीगर लोगों का ये तासर बनता है। उस तासर को आप ज़ाहिल कर चुके हैं, और ये ज़ाहिल करने के बाद आप उतर रहे हैं इंतखाबात के अंदर। देखें, इसमें हमारी बरादरी में जो है ना, हमारे एरिया में, हमारी कम्युनिटी में आप जब कोई काम अच्छा करेंगे ना, तो बहुत सारे आपके वेल विशर भी होंगे और बहुत सारे लोग मुखालफत भी करेंगे। तो आप सामने आएंगे, फील्ड में आएंगे, तो ज़ाहिर मुखालफत भी होती है, हमायत भी होती है। तो इन प्रोजेक्ट्स में जो लोग हमारे एरिया में तामीरी सोच रखते हैं, तो वो सारा एरिया, सारी कम्युनिटी आज मुझे सपोर्ट कर रही है। जो लोग नेगेटिव माइंड के हैं, जो हमेशा जो है नेगेटिव चीज़ों की तलाश में रहते हैं, तो वो इन छोटी छोटी चीज़ों में आज भी उलझे हुए हैं। उनकी सोच जो है आज भी इन चीज़ों में अभी तक अटकी हुई है। लेकिन जो लोग समझते हैं इस सारे प्रोसेस को, इन फंड्स के मामलात को, इन स्कीमों को, तो उनको पता है कि यहाँ पे स्कीम कैसे आती है और फील्ड में काम करना कितना मुश्किल है। करप्शन यहाँ पे जो हमारा लोकल सिस्टम है, जो हमारी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट्स हैं जितने, वो जिस तरह करप्शन, वो पैसे, डिमांड, सारी चीज़ें, तो वो सारे लोग जो समझते हैं, समझदार तबका है, उनको इन चीज़ों का पता है। तो वो इस ना तो उनका ये तासर है कि ये इसमें कोई ऐसा मामला हुआ है, तो बाकी कुछ महदूद सा तबका है जिसके जहन में ये सोच है। उस सोच को मैंने कोशिश की कि बदला जाए, लेकिन उसमें मैं कामयाब नहीं। अच्छा, रियासत के बड़े नामवर अखबारात में आप रहे, बड़े ही प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट आप रहे, बहुत सारी आपने स्टोरियाँ भी की। साफ़ी के बारे में ये तासर होता है कि क्योंकि खबर होती है, उसके पास इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन एक हथियार होता है, तो इस हथियार का कहीं आपने नाजायज़ फ़ायदा उठाया, कोई फ़वायद उठाए, क्या किया? नहीं, मैंने आज तक आपको गांव की सतह पे अगर मैं आपको बताऊं तो फ्रेंडली स्पीकिंग, कि मैंने गांव के लिए बहुत मुखलिस होकर लोगों के लिए काम करने एक जज्बा भी था और किया भी। मैंने 2018 में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गांव में, अपनी ज़ाती इन्वेस्टमेंट, तकरीबन 20 लाख के करीब मैंने इन्वेस्टमेंट की। ये ग्लैडियोलाई, ग्लैड का ये फूल होता है जो गुलदस्ते में या शादी ब्याह में यूज़ होता है डेकोरेशन में। मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गाँव में, बड़ा एक रिस्क भी लिया, और जो इसके पीछे मेरी एक सोच थी, एक तो मेरा बिज़नेस पर्पज़ तो था ही, लेकिन मैं चाह रहा था कि गाँव के लोगों को, जो हमारा नौजवान तबका है, जो बेरोज़गार लोग हैं, उनको मैक्सिमम
तमाम फैसिलिटेट करूँ, उनको रोज़गार के मौके मैसर हैं। वो कि फिर मैंने जाके इसमें कामयाब तो नहीं हुआ, क्योंकि गांव के लोग इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते कि लोकल वो काम करें। तो मेरी उसके पीछे भी सोच ये थी कि लोगों को रोज़गार की तरफ लाया जाए। और अभी भी इंशाल्लाह आगे हम बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं कि हम जो ख़वातीन के अंदर भी जो ताकि उनको घर बैठे रोज़गार मिले, ऐसी चीज़ें हम लाएंगे। जिस तरह के इस वक्त मैं अक्सर दोस्तों को मिसाल दे रहा था कि चाइना इस वक्त अगर तरक्की कर रहा है तो चाइना की इस तरक्की का जो सबसे बड़ा राज है, उन लोगों ने घर में इंडस्ट्रियाँ बना रखी हैं। हर घर में इंडस्ट्री है, ख़वातीन सारी जो है घरों में काम कर रही हैं। हमारा अलमिया ये है कि घर में एक बंदा कमाने वाला होता है और 10 खाने वाले होते हैं। रोज़गार की वहाँ पे कोई ऐसी सहूलत नहीं है। तो हम इस पे इंशाल्लाह छोटी छोटी चीज़ों पे जाएंगे कि लोगों को रोज़गार फराहम किया जा सके और अपने गाँव को एक मॉडल विलेज बनाएंगे इंशाल्लाह पूरे। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ज़ाहिर है कि आप मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गढ़ जिसको कहा जाता है उस हल्के से आपका ताल्लुक़ है, फिर माशाल्लाह से आपकी बरादरी भी, सरदार साहब की बरादरी भी सेम है। कुछ थोड़ी बहुत मायूसी नहीं हुई जब टिकट नहीं मिला या इन फ्यूचर, क्योंकि ये भी इतलात हैं कि एक ही ज़िले में रहते हुए 2 बड़े सियासतदानों से आपके ताल्लुकात हैं, सरदार अतीक अहमद ख़ान और सरदार कमरुज़्ज़मान ख़ान। तो कोई टिल्ट दूसरी जानिब आपका जा रहा है, पीपल्स पार्टी की जानिब कोई इस तरह है? क्योंकि टिकट नहीं मिला तो ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ठीक है, ऐसा मेरे ख्याल में ये जो काउंसलर का इलेक्शन है इस पर तो न अतीक साहब इन्वॉल्व हुए हैं, ना उनको होना चाहिए। ये जो टिकट का मामला था, ना मैंने कभी सरदार अतीक साहब के साथ ये बात की, ना कभी मैं इस चीज़ का ख्वाहिशमंद था और ना आइंदा कोई मेरा कोई उनसे कोई गिला शिकवा ही नहीं, क्योंकि ये बहुत लो लेवल पे चीज़ है। सरदार अतीक साहब एक बड़े आदमी हैं तो रियासती। अच्छा, बड़े आदमी जो है ना वो अपने हल्के में आज तक बहुत सारी सड़कें नहीं बना सके, पानी के मसाइल हैं, अस्पतालों के मसले हैं, हेल्थ का बहुत ज़्यादा मसला। यानी अगर पूरे जेके में उस हल्के और फिर मखसूस उस इलाके की बात की जाए तो आप क्योंकि बड़े क्लोज भी रहे, तो क्या आप उनको जगाने में क्यों नाकाम रहे? और अब आप खुद बल्दियात के अंदर आ रहे हैं तो आपका थीम क्या? आप कैसे वो सब करेंगे जो अतीक साहब 30-40 सालों में नहीं कर सके? मैं आपको जो सवाल है ना, आजकल मैं इलेक्शन कैंपेन में जाता हूँ तो अक्सर जो बाकी लोगों के साथ डिबेट होती है तो उनको भी मैं ये चीज़ समझा रहा होता हूँ कि आप ऐसे उम्मीदवार को आगे लेके आएँ जो एक्टिव हो, जो काम कराने का फ़न जानता हो। सरदार अतीक साहब की आपने बात की, नो डाउट सरदार अतीक साहब प्राइम मिनिस्टर भी रहे, लेकिन वो अपने हल्के में वो काम नहीं करा सके जो सरदार कमरुज़्ज़मान साहब ने एज आ मिनिस्टर कराया। तो काम कराना एक ये फ़न है। आपने कहा कि सरदार अतीक साहब बमुकाबला सरदार कमरुज़्ज़मान जो हैं वो काम कराने का हुनर जानते हैं। सरदार अतीक साहब के बारे में आपने खामोशी बरकरार रखी, क्या टीम ठीक नहीं मिली? वजह क्या है? फिर वहाँ से वोट लेना है, लोगों को इंगेज रखना है, क्यों नहीं काम करा रहे? देखिए, कमर साहब की और अतीक साहब के कामकाज का जो स्टाइल है ना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ। सरदार अतीक साहब का विजन था लेकिन उनको टीम नहीं मिली। जो उनके साथ टीम थी, जो वो चाहते थे वो काम उनसे ले नहीं सके। 2.5 साल वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे, बाद में दूसरे टेन्योर में बने, लेकिन जो उनका टारगेट था वो अचीव नहीं कर सके। कमर साहब इस हवाले से मजबूत हैं, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर उनकी ग्रिप रही है और उनका एक रौब दबदबा है। बल्कि वो जब मिनिस्टर थे तो प्राइम मिनिस्टर तक यहाँ तक भी एक दफ़ा नौ बताई कि फ़ाइल उठा के चौधरी वजीर साहब के मुंह पे उन्होंने मारी थी। तो एक मजबूत आदमी है, ज़ाहिर है ब्यूरोक्रेसी में उनका रौब दबदबा है। हमारी यूनिवर्सिटी का आप देख लें, वुमेन यूनिवर्सिटी, अतीक साहब ने इसको लेके आए कदर और सरदार कमर साहब इसको लेके यहाँ से वापस भाग चले गए। तो ये चीज़ें वो कमर साहब ने उसको डिलीवर किया, बना के यूनिवर्सिटी एक अदारा उसको रन कर लिया। अब इस सब के बावजूद क्या बताएंगे अपने वोटर्स को, अपने हल्के के लोगों को, वार्ड के लोगों को, यूनियन काउंसिल के लोगों को? कल शायद आपको इससे बड़े किसी पोजीशन के लिए मौका मिले, क्या ऐसा डिफरेंट होगा? अतीक साहब नहीं कर पाए और बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग वहाँ पर नहीं कर पाए, आप एक बड़ा नाम है, आपका क्या मंशूर है? क्यों वोट दें आपको लोग? देखिए, मैंने कुछ चीज़ें आपके सामने रखी हैं कि ये तो मेरी कारकर्दगी है और फिर मैंने कुछ आपको सीधा चीज़ें बताई कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि गांव के अंदर एक मॉडल विलेज बनाने के लिए क्या क्या हो सकता है। मेरे बहुत सारे दोस्त अक्सर ये भी सवाल करते हैं कि आप एज अ काउंसलर क्यों, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर में आपको आना चाहिए था। मैंने कहा चादर देख के पाँव फैलाने चाहिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए, क्योंकि एक बड़ी पोस्ट आपको पूरी यूसी के अंदर आपकी वर्थ होनी चाहिए। तो ये स्टेप बाय स्टेप बनने को ऊपर जाना चाहिए। तो जहाँ तक काम है कि क्या कर पाऊँगा, देखें अगर बंदा करना चाहे ना, विल हो तो बहुत कुछ कर सकता है। आइडियाज़ बेशुमार हैं, उसको आगे फील्ड में आके लोकल गवर्नमेंट के भी सिस्टम को मजबूत होने में तो टाइम लगेगा। ये तो नहीं हो सकता कि ये इन 4 सालों में इनकलाब आ जाएगा, क्योंकि अभी अगर ये इलेक्शन ही फ़िलहाल अभी वो क्लियर नहीं हो रहा कि होंगे या नहीं। अगर ये हो जाते हैं तो उसके बाद इस सिस्टम को बनने में भी ये 4 महीने, तो ये इनको 4 साल तो इन अदारों को इस सिस्टम को बनाने में लग जाएंगे। ये तो उसके बाद आगे 4 साल बाद अगले 10 साल में जाके कोई सिस्टम चेंज होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज इन इलेक्शन की वजह से आएगा वो ये आएगा कि
जो MLAs हैं ना हर एरिया में, अपने अपने एरिया में इस वक्त पावरफुल हैं, तो इनकी ये जो पावर है ना, जो वन मैन शो है, ये ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जो भी बंदा डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन जीत के आएगा उसके पास 3000 4000 वोट होगा, तो उसके बैक पे एक पब्लिक होगी। तो लोगों का जो है ना रुझान फ्यूचर में वो MLA से निकल के जो डिस्ट्रिक्ट काउंसलर होंगे, जो काउंसलर होंगे, इनकी तरफ आएगा। इससे इंशाल्लाह ऑन ग्राउंड काम भी होंगे। इससे पहले तो जो मखसूस लोग थे उनको नवाजा जाता था, जो भी स्कीमें आती थी मखसूस लोगों को दी जाती थी। तो अब इंशाल्लाह ऑन ग्राउंड काम भी होगा, जो मुस्तहिक आदमी होगा उसको उसका हक भी मिलेगा और तामीर और तरक्की भी होगी। इंशाल्लाह इन बलदियाती इलेक्शन के सिलसिले में एक पूरी रियासत जो है ये तब्दील होगी और हम इंशाल्लाह जल्द एक जदीद और तरक्की याफ्ता जो हमारी स्टेट, जिस तरह के हमारे सामने मॉडल हैं, इंशाल्लाह हमारी रियासत जो है कश्मीर की, ये भी उसमें शामिल होगी। बहुत शुक्रिया जी। अदनान अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। इनका मंशूर के लोगों को एम्पावर करना है, लोगों को ख़ुद कफ़ील बनाना है, इस तरह से बनाना है कि कम अज़ कम वो अपने लिए तो जिएँ लेकिन उसके साथ कम्युनिटी के लिए भी उनका होना, उनका काम, उनके इक़दामात से फ़ायदा हो सके। अगली वीडियो में किसी और बलदियाती उम्मीदवार के हमरा आपके सामने हाज़िर होंगे। स्टेट व्यूज़ की इस नशिस्त से अल्लाह हाफ़िज़।